नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की रिव्यू मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्य में सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति को दिखाने वाले एक डिटेल वीडियो प्रेजेंटेशन भी पेश किया गया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। वहीं चार धाम यात्रा को आसान, सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट्स के तहत 12,769 करोड़ रुपए की लागत से प्रमुख नेशनल हाईवे को अपग्रेड किया जा रहा है। तो वहीं प्रदेश में इन दिनों वर्ष 2022 का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और सरकार से सवाल भी पूछ रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार अपने स्वार्थ और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अंकिता भंडारी मामले का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वीआईपी नाम को लेकर बीजेपी के नेताओं को टारगेट करने का भी काम किया जा रहा है। काफी समय से प्रदेश का शांतिपूर्ण माहौल खराब करने का प्रयास उन तत्वों के द्वारा किया जा रहा है जिनको राजनीतिक रूप से जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। वो हमारी बेटी अंकिता का नाम लेकर के अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज बेटी अंकिता की आत्मा भी इनको श्राप दे रही होगी कि किस प्रकार से उसका नाम लेकर के ये अपनी राजनीति सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस प्रकार की अनर्गल बातें की जा रही हैं वो राजनीति के लिए, राजनीति में काम करने वालों के लिए भी पीड़ादायक है। हल्द्वानी में 23 वर्षीय नितिन लोहानी की गोली मारकर हत्या के बाद अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने राज्य की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सत्ता अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, जिनसे कि आम जनता न्याय की उम्मीद खो बैठी है। साथ ही कांग्रेस ने डबल इंजन सरकार पर कानून कमजोर करने का भी आरोप लगाया। देखिए, हम बार बार इस बात को कहते आए हैं कि आज उत्तराखंड के अंदर जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें 90% अपराधों में भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की संलिप्तता है। और ये इस बात पर मोहर है कि अमित बिष्ट उर्फ चिंटू, जो भाजपा का पार्षद है, उसने 22 वर्षीय नितिन को गोलियों से भून दिया कल देर शाम। ऐसे में ये सत्ता की हनक है या अहंकार, ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, भाजपाई होना अपने आप में इस बात का लाइसेंस हो गया है कि आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। महिला अपराध में देखिए तो भाजपाई शामिल हैं, दर्जन भर भाजपाई अभी तक महिला अपराध में उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। उसके अलावा भर्ती घोटाले यहां हुए तो उसमें भाजपाई शामिल थे, और अब हत्याओं में भी भाजपाइयों का जिस तरह से हाथ निकल कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है इन लोगों को सफेद पोशों का, दिग्गज नेताओं का संरक्षण है। वरना इतना बड़ा कृत्य करने से पहले आदमी 100 बार सोचेगा। लेकिन जिसको जाना था वो तो चला गया, जिसके घर का चिराग बुझना था, जिस मां की गोद उजड़नी थी वो तो उजड़ गई। अब यह समझने की जरूरत है कि आखिर ये कृत्य किया क्यों गया। एक छोटी सी कहासुनी का आप ये बदला लेंगे कि किसी को मौत के घाट उतार देंगे, तो कहीं ना कहीं ये अब उत्तराखंड भाजपा को और उत्तराखंड सरकार को आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि कहां उनकी सिखलाई में कहां कमी रह गई। बड़ी पारदर्शिता, शुचिता और अनुशासन की पार्टी अपने आप को कहते हैं। आज आप देखिए प्रदेश के कोने कोने में इन लोगों के कुकर्म उजागर हो रहे हैं। देहरादून में चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और सिंगल विंडो सिस्टम में खुलेआम लेन देन हो रहा है। वहीं सीएम धामी के भ्रष्टाचार शिकायत नंबर पर सवाल उठाते हुए प्रीतम सिंह ने कहा
कि कार्रवाई सिर्फ छोटे लोगों पर हो रही है, जबकि बड़े भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार से बड़े मामलों पर कार्रवाई की मांग की। के नाम पर है, उसको बदलने की क्यों आवश्यकता पड़ी? अरे भाई, सत्ता में बैठे हुए लोग, और मैं कृषि मंत्री जी का बयान सुन रहा था, बड़ा हंसी भी आ रही थी। ऐसा लगता है कि जैसे वो समझते हैं कि देश के किसी भी व्यक्ति के पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं, सारा दिमाग उनके पास ही है। कि साहब इसमें भ्रष्टाचार हो रहा था। अरे तो नाम बदलने से नहीं होगा। और साथ साथ में कह रहे हैं कि हम इसमें जो है जो मजदूरी के दिवस है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो क्या महात्मा गांधी के नाम से जो योजना चल रही थी उसमें नहीं बढ़ाए जा सकते थे दिन? और अब तो ये खेल जो सरकार ने खेला है उसको ढांपने के लिए सरकार ने ये सब नाम बदलने का काम किया ताकि लोग नाम में उलझते रहे। सरकार ने तो कहा कि पहले जब मनरेगा थी तो 90-10 का रेशियो था, अब तो 60 और 40 का रेशियो हो गया। इसको ढांपने के लिए इन्होंने जी राम जी करके जो एक बहस का मुद्दा बना दिया है। हम कहना चाहते हैं कि 90-10 का जो रेशियो था वो यथावत रहे, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर जो मनरेगा जो चल रही थी उसके नाम, उनके नाम ही से चले, और उसमें जो भी काम करना उसको करने का काम करे। नाम बदल के सब ठीक हो जाएगा? हम पूछना चाहते हैं कृषि मंत्री से कि अगर आप नाम बदल देंगे तो सब भ्रष्टाचार नहीं होगा? अरे पूरी सरकार डबल इंजन की जहां सरकार है, सारी की सारी सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी। सर, उत्तराखंड में खाना सुधार। देहरादून नगर निगम की स्वास्थ्य टीम ने बड़ी कार्रवाई की। शहर में परिवहन के दौरान मृत मुर्गियों की सप्लाई करते पकड़े गए एक वाहन का चालान काटा गया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि जांच के दौरान ट्रक में जिंदा मुर्गियों के साथ करीब 65 मृत मुर्गियां पाई गई। वाहन स्वामी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद चूना भट्टा में चालान किया गया। आज सुबह जब शहर के राउंड में थे तो एक रेड लाइट पर जो है एक वाहन पाया गया जिसमें जो है ये मुर्गियों का जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। नज़दीक से देखने पर पता चला कि उसमें कुछ मरी हुई मुर्गियाँ भी हैं। जब उसको इशारा किया गया रुकने का आगे जाके, तो वो वाहन जो है परेड ग्राउंड की तरफ जो है नो एंट्री की तरफ मुड़ गया, भागने के उसमें फिराक में। तब उसको आगे जाके चूना भट्टा पे जो है रायपुर रोड पे हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया, रुकवाया, और पाया कि उसमें जो है करीब 65 मुर्गियाँ जो है उसमें लगभग वो मृत स्थिति में थी, जिन्हें कि जिंदा मुर्गियों के साथ ही रखा हुआ था। उसका मौके पर चालान भी किया गया, और जितनी भी मरी हुई मुर्गियाँ थी उसको कब्जे में लेकर उनको जो है नियम अनुसार नष्ट किया गया। ये वाहन जो है ये हरियाणा के नंबर प्लेट से था, और इसका जो है विधि अनुसार जो है इसका चालान कर जो है आगे की कार्रवाई की गई। हरिद्वार वासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग विभागों से संबंधित लगभग 87 शिकायतें दर्ज कराई गईं। समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित भी किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान 87 शिकायतें प्राप्त हुई, और शिकायतें कुछ अतिक्रमण को लेकर, राशन व्यवस्था को लेकर और साथ ही साथ बिजली बिल और पेयजल आदि से जुड़ी समस्याएं सामने आई, जिससे संबंधित विभागों को आज ही मौके पर जाने के लिए और समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। की तरह आज भी जन सुनवाई हुई है, और यहाँ पर अभी तक 87 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। जो मुख्यतः शिकायतें हैं वो कुछ अतिक्रमण को लेकर और राशन व्यवस्था को लेकर, कुछ जगह बिजली की बिलों आदि को लेकर है, और साथ ही पेयजल को लेकर भी कुछ जगह समस्या आई हैं, जिसमें संबंधित विभागों को आज ही मौके पर जाने के लिए और समस्या का निस्तारण करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो कि रिपीट हुई थी, उसमें संबंधित अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि ऐसे कुछ शिकायतकर्ता को दोबारा ना आना पड़े, तो निश्चित तौर पर इस बार उसको निस्तारित कर ले, और अगर कोई भी अधिकारी इसमें लापरवाही करते हैं तो उनको भी सख्त हिदायत दी गई कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। किच्चा के ग्रामीण इलाकों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल शहरी सीमा में शामिल होने के कारण जो गांव स्वामित्व योजना से वंचित रह गए थे, उन्हें अब योजना का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड सरकार ने ऐसे सभी ग्रामीण क्षेत्रों को स्वामित्व योजना के नक्शा प्रोजेक्ट में
शामिल करने का शासनादेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णय से अब लोगों को संपत्ति से जुड़े अधिकार मिल सकेंगे। आज खबर देनी थी आपको कि 15 तारीख से हम लोग जो नगर में किच्छा में गांव शामिल हुए थे, जिनको हम ग्रामीण क्षेत्रों में जब आबादियों पे मालिकाना हक दे रहे थे नरेंद्र मोदी जी की महत्वपूर्ण योजना के तहत, तो उन्हें नहीं दे पाए थे क्योंकि उस शहर में शामिल हो गए थे। और शहरों में भी डिमांड उठ रही थी कि जो शहरी क्षेत्र में आबादी में लोग रहते हैं उन्हें भी मालिकाना हक दिया जाए। तो आज हम लोगों की मांग को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने उत्तराखंड को केवल 4 नगर पालिकाओं में काम शुरू करने की इजाजत दी। और मुझे खुशी है कि हम लोगों के अनुरोध पर मुख्यमंत्री जी ने इन 4 में जो 2 कुमाऊं और 2 गढ़वाल को दी, तो कुमाऊं में एक अल्मोड़ा की नगर पालिका और एक किच्छा नगर पालिका हमारी शामिल हुई है। तो हम उसमें किच्छा शहर में रहने वाले सभी लोगों को, जिनको मालिकाना हक नहीं है, उनको हम घरौनी देंगे। साथ ही साथ वो गांव जो शहर में शामिल हो गए थे उन्हें भी उस योजना का लाभ मिलेगा। एक बहुत बड़ी खबर थी, बहुत लोगों का भय दूर हुआ है और लोगों को खुशी होगी इसकी, इसलिए मैंने जानकारी देने का प्रयास किया। कब तक मालिकाना हक मिलने की जो 15 जनवरी से शुरू कर देंगे इसको, 15 तारीख से मकर संक्रांति के अवसर पर, लोहड़ी और मकर संक्रांति के अवसर पर तोहफा हम दे रहे हैं। कब तक पूरा करने की संभावना है? 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जी। देहरादून में निजी और व्यावसायिक वाहनों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2025 में 91,782 नए वाहन सड़कों पर उतरे, जिनमें कि 60,043 दोपहिया वाहन रहे और 23,213 निजी कारें शामिल रही। वहीं कमर्शियल वाहनों की बात करें तो 2,444 थ्री व्हीलर और 1,638 हल्के माल वाहक शामिल रहे। बढ़ती संख्या के कारण यातायात जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। टैक्स और जीएसटी बदलाव के कारण वाहनों की कीमत और कर संरचना पर भी असर हुआ है। अगर हम 2025 के वर्ष की अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास लगभग 91,780 गाड़ियां जो है हमारी रजिस्टर्ड हुई हैं। इसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सब मिला के हैं। और 2024 की बात करेंगे तो वहाँ 87,000 गाड़ियाँ थी, तो लगभग 4 से 4,500 गाड़ियाँ जो हैं हमारी एक फाइनेंशियल ईयर में जो है गाड़ियों में बढ़ोतरी हुई है। और उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे जीएसटी की जो छूट मिली, लोगों ने पुरानी गाड़ियाँ ना लेकर नई गाड़ियों में वो शिफ्ट हुए हैं। और बहुत सारे जो अभी हमारी इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ग्रोथ हुई है, तो लोगों के पास परचेजिंग पावर हुई है, तो इसलिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हुई है। सड़कों पर दबाव, क्योंकि अगर हम एग्जैक्टली देखेंगे तो ये सारी गाड़ियाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ देहरादून में ही चलेंगी। बहुत सारे लोग जो सर्विस क्लास होते हैं उन्होंने गाड़ी परचेज़ करी, दिल्ली एनसीआर में जॉब करते हैं तो अपनी गाड़ियाँ वहाँ लेके जाते हैं, या अदर स्टेट में कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो सारा अफेक्ट हमारे देहरादून में ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है तो हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसका दबाव पड़ता है। उसी संदर्भ में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें जो जैसे अभी इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी और जो चल रही हैं हमारी सिटी बसेस हैं, उन पे भी सब्सिडी देकर गवर्नमेंट नई बसों में ट्रांसफ़र उनको करवा रही है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुदृढ़ होने से तो रोड पे कहीं ना कहीं हमारा जो जाम की स्थिति है या जो दबाव की स्थिति है वो कम होगी। सितारगंज में भीम आर्मी का 2 सालों से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रशासन के लिए लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। वीरेंद्र नगर के बारात घर में डॉक्टरों के पैनल ने करीब 100 ग्रामीण की जांच कर मुफ्त दवाएं वितरित की हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। ग्रामीणों ने भीम आर्मी जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार और प्रशासन का आभार जताया। ये एक बहुत सराहनीय कार्य हुआ है जो हमारे ग्राम सभा लौका और गोठा में हुआ है और सत्येंद्र सर के माध्यम से हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये 23-24 महीनों से बैठे धरने पे, विचार ने बहुत संघर्ष किया है और ये एक तरीके से पूरे ग्रामवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जो कि मान लीजिए आज जो संपन्न हुआ है और इसको आगे तक चलता रहे। तो हम इस चीज़ की बहुत बढ़िया कामना करते हैं और हमारे सभी सदस्यों को भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ पुलिस का भी, प्रशासन का भी सहयोग हो रहा है बढ़िया से और स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं लोगों के लिए। गाँव में ग्राम वीरेंद्र नगर में पहली बार ये साप्ताहिक स्वास्थ्य केंद्र जो लग रहा है, ये गाँव के लिए बहुत लाभदायक है। हमारे सम्मानित डॉक्टर लोग आए हैं और गांव के हमारे कुछ युवा साथी जो थे वो लोग संघर्ष कर रहे थे काफ़ी दिनों से इस चीज़ को लेकर के कि गांव में स्वास्थ्य केंद्र लगाए जाएं और पुलिस चौकी के निर्माण के लिए कार्यरत थे। काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे थे वो लोग, तो ये उनका बड़ा सराहनीय पहल रहा। उन लोगों का मैं गाँव की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूँ।
और चाहूँगा कि सप्ताह में ये प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन अगर या 1 दिन अगर इस तरह का कैंप लगता है तो हमारे गांव के लोगों को निश्चित रूप से इसका लाभ प्राप्त होगा, और सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि हमारी पूरी ग्राम सभा को इसका लाभ प्राप्त होगा। हल्द्वानी शहर में एक बार फिर गोली चलने की सनसनीखेज घटना यहां पर सामने आई है। दरअसल बीजेपी पार्षद पर युवक नितिन लोहानी पर हत्या का आरोप लगा है, जिससे युवक की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए पार्षद अमित बिष्ट को हिरासत में ले लिया है। गोली किन कारणों से मारी गई, इसके बारे में पुलिस की ओर से पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल है, हालांकि पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लोहनी की तरफ से एक तहरीर हमें प्राप्त हुई है, जो कि जज फार्म के निवासी हैं। उन्होंने तहरीर में जो तथ्य बताए हैं उनके आधार पर उनके जो ब्रदर है नितिन लोहनी, उसकी हत्या जो है एक अमित बिष्ट नाम के व्यक्ति द्वारा की गई है। और उसमें अभी हम लोगों ने तहरीर जस्ट अभी मिली है हमें, हम उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे इन्वेस्टिगेशन में उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। क्या कोई पुरानी रंजिश सी लड़ाई का मामला चल रहा था कुछ? ये एंगल पे काम कर रहे हैं अभी, इसमें इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, उसके बाद सभी बिंदुओं पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उसमें एक चश्मदीद भी है, उस चश्मदीद के भी हम लोग इसमें उससे भी पूछताछ होगी और जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। वेपन कौन सा था, किस वेपन से ये फायर किया गया? अभी वेपन से रिलेटेड कुछ हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं, वो हम लोग अभी एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। कौन सा वेपन उसमें यूज़ हुआ था और किस प्रकार से उसमें इंजरीज हैं, वो सारी चीज़ें जो पोस्टमार्टम और फोरेंसिक की जब रिपोर्ट आएगी उसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई इसमें करेंगे। अमित बिष्ट को गिरफ्तार कर अभी फिलहाल जो है हिरासत में लिया है, हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। जस्ट अभी तहरीर आई है और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है अभी इसमें जो मृतक हैं और जो ये इसमें वादी हैं और इन लोगों से हमने जानकारी की है और बाकी जो अक्यूज्ड है उनकी हम लोग अभी क्रिमिनल हिस्ट्री भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड होगी, उसको भी हम लोग चेक करेंगे। कुछ दिन पूर्व भी बता रहे लड़ाई हुई थी कोई गैंगों के बीच। हाँ, ये आ रही हैं कई तरह की बातें अभी फिलहाल आ रही हैं सामने, लेकिन अभी इनकी पुष्टि हम लोग आधिकारिक पुष्टि जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी उसके बाद ही हम लोग कर पाएंगे। हल्द्वानी के प्राइवेट हॉस्पिटल चंदन हॉस्पिटल का अमानवीय चेहरा सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल ने अल्मोड़ा के एक मरीज के 2 घंटे इमरजेंसी इलाज किए जाने का 80,000 बिल बना दिया। इसके बाद पेशेंट की मौत हो गई और डॉक्टरी पैसे की मर्यादा को तार-तार करते हुए अस्पताल ने पूरे पैसे जमा न करने के एवज में मृतक की बॉडी देने से इनकार कर दिया। पीड़ित परिजनों ने एसएसपी नैनीताल को फोन कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पुलिस को निर्देश दिए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्ती दिखाई। इसके बाद अस्पताल ने परिजनों को बॉडी सौंप दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उनके पास लिखित शिकायत भी आई है, वो अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक बहुत ही मतलब विध्रावक और निर्ममता और अमानवीय कृत्य जो है मेरे सामने आया। हमें रात को पीड़ित पक्ष के रिश्तेदारों ने बोला कि हमारा रिश्तेदार है, अल्मोड़ा से आए थे, वो एक पहाड़ी महिला है सीमा नाम का, उनका ऑलरेडी तबीयत खराब था और रेफर होके नीचे आए थे सुशीला तिवारी में। उनका जो है रेफर के बाद जो है वो चंदन हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। मात्र 2 घंटे का इलाज चला, मात्र 2 घंटे का इलाज चला के तो 2 घंटे के बाद इनको मृत घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद उस पेशेंट को और उस पेशेंट के जो अटेंडर्स को इतना टॉर्चर किया गया रहा था। 80,000 रुपए का बिल बनाया मात्र 2 घंटे में, मात्र 2 घंटे में इमरजेंसी में इलाज देकर उनको 80,000 रुपए का बिल पकड़ाया और बेसिकली बिल का डिमांड किया। और उन्होंने बड़े मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के इधर उधर रिश्तेदारों से जो है मांग के 50,000 प्लस 55,000 समथिंग उन्होंने 57,000 भी पेमेंट किया। इसके बाद भी बहुत ही निर्ममता से अमानवीय तरीके से बात करके उनको डरा के धमका के बॉडी को बंद करके उनको एक्सटॉर्शन किया जा रहा था कि अगर तुम पैसे नहीं देते हो बॉडी हम ही यूज कर लेंगे, हम ही इसको रख देंगे, हम बॉडी बिल्कुल नहीं देंगे, तुमको भी बंद करके पीटेंगे करके बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। रात को 10 बजे वो पीड़ित पक्ष जो है रोते रोते हमको फोन किया, तो तत्काल हमने पुलिस टीम्स को एक्टिवेट किया और जो है बॉडी को रिलीज करने की जो कार्रवाई है और डेथ सर्टिफिकेट को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हमने कराया है। और जो है इस प्रकार जो एक्सटॉर्शन किया जा रहा था बॉडी को, एक ह्यूमन बॉडी जो है मतलब मानव का पार्थिव शरीर का अपना एक रेस्पेक्ट होता है, इस प्रकार जो है एक्सटॉर्शन का वो साधन नहीं बनना चाहिए। ये बहुत अमानवीय और निर्मम कृत्य है जो उस हॉस्पिटल ने, चंदन हॉस्पिटल ने किया। उसका जो मैनेजमेंट के ऊपर जो है लिखित एप्लीकेशन भी आए हैं, हम एज पर रूल्स उसको प्रोसेस कर रहे हैं। एक्सटॉर्शन किसी तरह से टॉलरेट नहीं किया जाएगा।
हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सिडकुल पुलिस ने पाल मार्केट से 48 पैकेट नाजायज देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी सिद्धार्थ पुत्र शेर सिंह निवासी रावली महदूद है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और उच्च क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। और मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ विशेषकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल और चंपावत में कोहरा छाए रहने की संभावना है। 5 और 6 जनवरी को पहाड़ियों में पाला गिरने से ठंड बढ़ सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। जो है इस वीक में मौसम शुष्क रहने वाला है। कल थोड़ा सा हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे नॉर्थ से जो 3 जनपद है, खासतौर से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में, वहाँ पे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से बहुत हल्की बारिश और 2800 मीटर या 3000 मीटर के आसपास जो इलाके हैं उसके ऊपर वाले, उसमें स्नोफॉल कहीं कहीं हल्की से बहुत हल्का स्नोफॉल हो सकता है। बाकी जो है इस हफ्ते में जो है मेनली शुष्क रहने का उम्मीद है। जहाँ तक जो है फॉग का अनुमान है वो अभी इस वीक में जो है हल्का घना कोहरा रहने का ज़्यादा उम्मीद है, खासतौर से हरिद्वार जिला और उधम सिंह नगर। इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं देहरादून जिले के और नैनीताल के और चंपावत वाले इलाके हैं, वहाँ पे भी ये घना जो कोहरा है वो इस वीक में रहने की उम्मीद है। जो खास तौर से जो है अगले 2 दिन जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं, तो 5 और 6 तारीख की जो 48 आवर का पीरियड है उसमें कुछ इलाकों में जो है ज़्यादातर जो हमारे पहाड़ी जनपद है उसमें जो है पहाड़ी एरिया, उसमें सभी जगह हमारे को पाला पड़ने की उम्मीद है। तो ये मेन जो है मुख्यतः जो मौसम से संबंधित इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो मैंने आपको बताया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।